नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान भूगोल का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की अगर मैं बात करूं आपको, तो साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। होते क्या है 4 भाग, और इनके अंदर कौन कौन से भौतिक प्रदेश आते हैं, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 या थार का मरुस्थलीय के 2 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 1 नंबर पे हम चर्चा करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा हो मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बारे में बात करेंगे। थार का मरुस्थल भी कह सकते हो इसको आप, थार का मरुस्थल भी कह सकते हो आप इसको। साथ ही 2 नंबर पर चर्चा करेंगे हम, वो है अरावली पर्वतमाला। प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला ध्यान से देखना और हम आराम से पढ़ेंगे एक एक करके। 3 नंबर पे अगर मैं बात करूंगा वो तो होगा आपके पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। और उसके बाद में साथियों 4 नंबर पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे हम पढ़ेंगे पठारी भाग या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, हाड़ौती का पठार भी कह सकते हैं। 4 भागों में बांटा गया राजस्थान के भौतिक प्रदेश को, 4 भागों में। भौतिक प्रदेश होता है क्या साथियों? भौतिक प्रदेश एक विशेष प्रदेश की जानकारी देता है कि इसकी मिट्टी कैसी है, इसकी जलवायु कैसी है, इसके कृषि जो करते हैं वो कृषि फसलों के अनुकूल है कि नहीं है। साथ ही साथ इसके भौतिक प्रदेश जितने भी होते हैं, इनके अंदर जो जैसे वनस्पति कैसी है, वर्षा कितनी होती है, और इनके अंदर जैसे उद्योग धंधे करते हैं तो वो भी डिपेंड करता है। इसके बाद जैसे आपके ये खनिज है, वो कौन सी क्या मिलेगा या कौन सी जगह पर कौन से खनिज मिलेंगे। तो एक प्रदेश विशेष के बारे में पूरा भौगोलिक स्थिति तथा भौतिक जानकारी देता है, उसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे 30 सागर का अवशेष क्या होता है, अंगारा लैंड क्या होता है, गोंडवाना लैंड क्या होता है। तो देखो प्रागैतिहासिक युग के द्वारा भी 3 भागों में बांटा गया था, जिसके अंदर देखो पहले होता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। उसके बाद में आता है साथियों आपके गोंडवाना लैंड, और तीसरा होता है साथियों वो है आपके 33 सागर। तो दोस्तों 3 भागों में पढ़ा। तो देखो अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई भी हिस्सा नहीं है, तो इसको तो मैं कर देता हूं नो, यानी कोई भी हिस्सा नहीं है। फिर आपके साथ ही बचता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या होता है? गोंडवाना लैंड का राजस्थान में कोई हिस्सा है क्या? हाँ जी, कौन सा हिस्सा है? देखो गोंडवाना लैंड हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। तो आपके कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि अरावली पर्वतमाला किसके अवशेष है, इनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ये अवशेष किसके? तो देखो साथियों उत्पत्ति के आधार पर भी अभी बताऊंगा। और गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन सा आता है? तो साथियों देखो, एक तो अरावली पर्वतमाला, क्या याद रखोगे आप? अरावली पर्वतमाला एवं क्या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पठारी जो भाग है, ये 2 याद रखना। अरावली पर्वतमाला यानी यहां पर भी पर्वतों की बात कर रहा हूं, यहां भी पठारी या पर्वतों की बात हो रही है। तो अरावली पर्वतमाला एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है वो याद रखना साथियों गोंडवाना लैंड के अवशेष से। कंपटीशन में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन से है, ऑप्शन दे दिया जाए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ये 4 देते। फिर आपको कहते हैं केवल 1, केवल 2, 1 व 2 व 4 दोनों, या केवल 3। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला व दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो दोनों है वो आपके किसके है? गोंडवाना लैंड के भाग है। फिर 30 सागर के अवशेष क्या है? अक्सर हमने सुना है कि 30 सागर के अवशेष होते हैं। जितने भी 30 सागर के अवशेष की हम बात अगर कहीं पर भी आ जाए तो हम यही पढ़ेंगे कि राजस्थान में जितने भी खारे पानी के जिले वो 30 सागर के अवशेष कहलाती है। तो देखो 30 सागर के अवशेष के अंदर बात करें तो एक तो हो जाएगा आपका पूर्वी मैदानी भाग, याद रखना पूर्वी मैदानी भाग। और फिर आएगा आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एंड पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो, मरुस्थल कह सकता हूं, थार का मरुस्थल।
अब आपको इस तरीके से पूछ ले कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को क्रम से बताओ कि पहले उत्पत्ति किसकी हुई, फिर किसकी हुई, 3 नंबर पर किसकी, 4 नंबर की किसकी। तो देखो 1 नंबर पर उत्पत्ति के आधार पर याद रखना अरावली पर्वतमाला आप पढ़ोगे तो इसको 1 नंबर पर करना, यानी पहले अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति। 2 नंबर पर दक्षिण पूरी पठारी बाग की याद रखना है। 3 नंबर पर पूरी मैदानी बाग याद रखना उत्पत्ति के आधार पर। सबसे अंतिम क्या याद रखोगे, थार का मरुस्थलीय प्रदेश है वो 4 नंबर पर उत्पत्ति के आधार पर आपको पढ़ना है। वापिस देखो उत्पत्ति के आधार पर 1 नंबर पर अरावली याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार भौतिक प्रदेश में उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति के आधार पर अरावली पर्वतमाला 1, उसके बाद दक्षिणी पूरी पठारी बाग 2 नंबर पर, 3 नंबर पर पूरी मैदानी बाग और 4 पर थार का मरुस्थल जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आपको पूछ ले अंगारा लैंड ये अवशेष है क्या, अंगारा लैंड के राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है, गोंडवाना लैंड में है अरावली पर्वतमाला एवं दक्षिणी पूरी पठारी बाग, 30 सागर में पूरी मैदानी बाग एवं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब साथियों यहां तक नोट कर लिया होगा, राजस्थान के अलग अलग भूगोलवर्ताओं ने अलग अलग बातें बताई थी। जैसे भौतिक प्रदेश को किसी ने 7 भागों में बांटा, किसी ने 4 भाग 12 लघु उपभागों में बांटा। मिश्रा जी थे जिन्होंने विसी मिश्रा करके कोई भूगोलवर्ता थे, उन्होंने 7 भागों में बांटा था जिसके अंदर अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया। जैसे इसके अंदर जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में पढ़ेंगे, शुष्क व अर्धशुष्क। अरावली को 3 भागों में पढ़ेंगे, कौन सी, अरावली को उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। पूरी मैदानी बाग को अलग 2 भागों में बांटेंगे, इनको भी अलग अलग भागों में पढ़े। तो उन्होंने क्या किया कि कई को जैसे इसके 2 भाग बांटे तो इनको मिश्रा जी ने अलग कर दिया, यानी डायरेक्टली इसको अर्धशुष्क के अंदर बांट दिया। फिर अरावली है तो अरावली को भी बांट दिया, जैसे चंबल बीएड क्षेत्र है, पटारी बाग, मैदानी बाग, इनके अंदर जैसे, तो उनको क्या अलग कर दिया। बात एक ही है, 4 भाग जो हम पढ़ेंगे उन्हीं के अंदर ये जितने भी भूगोलवर्ताओं ने अपना बांट कर विवरण किया है वही बात है, लेकिन क्या है कि उन्होंने भाग अलग अलग दे दिए। जैसे मिश्रा जी ने 7 तरीके से कहा था। फिर आए थे प्रोफेसर रामलोचन सिंह, उन्होंने 4 भाग और 12 लघु उपभागों में बांटा था। फिर तिवारी साहब ने बांटा था। इस तरीके से अलग अलग भूगोलवर्ताओं ने राजस्थान की भौतिक प्रदेशों के बारे में अलग अलग जानकारियां दी थी। तो साथियों पहले हम समझते हैं राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय या थार का मरुस्थलीय, इसके बारे में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी हमें पढ़ने लायक या कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों पहले इनके बारे में होता क्या। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पहले आपको ये याद रखना है, 3 चीजें याद रखना आपको। एक तो याद रखना जनसंख्या, एक याद रखना क्षेत्रफल और एक याद रखना आपको साथियों उत्पत्ति। उत्पत्ति तो चलो बता दिया मैंने। इसकी जनसंख्या है वो है, क्षेत्रफल है 61.11, कई बार आपको एग्जाम में 62% भी दे सकता है। इसकी जनसंख्या थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल हो जाएगा 61.11%, इसका या कहीं पर 62% जनसंख्या निवास करती है, इसमें 40% मोस्टली है कि ये जो है मरुस्थल है तो उसका घनत्व सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी यही है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये है, सर्वाधिक जनघनत्व भी यही पाया जाता है। सबसे नवीन मरुस्थल भी इसे कहा जाता है थार के मरुस्थल के। अरावली पर्वतमाला की क्षेत्रफल की बात करें, जनसंख्या, इसका भी वापिस देखो क्षेत्रफल और जनसंख्या, और इसके बाद में भी क्षेत्रफल और जनसंख्या। अब करते हैं इनके बारे में प्रमुख चर्चा कि किस किस की क्या क्या है। देखो इसकी जो क्षेत्रफल है वो 9%, जनसंख्या कितनी हो जाएगी 10%। क्षेत्रफल 61.11, 40%, 9%, 10% जनसंख्या निवास करती है। इसका क्षेत्रफल है 23%, जनसंख्या करती है निवास 39%। 6.89 है इसके अंदर जनसंख्या निवास करती है 11%। याद रखना ये मैंने टोटल इनका क्षेत्र बता दिया है और क्षेत्र के अनुसार इसकी मैंने क्या कर दिया आपको डिटेल दी है कि जनसंख्या कितनी प्रतिशत निवास करती है। अब आपको इसी से क्वेश्चन पूछ ले, सर्वाधिक क्षेत्र भौतिक प्रदेश कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका मरुस्थलीय प्रदेश का। अब आपको कह दिया कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां निवास करती है, यही निवास करती है 40%। आपको कहते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व है, घनत्व कहां पर रहता है, तो देखो घनत्व यहां ज्यादा है पूरी मैदानी भाग में। तो साथियों अब पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको डिटेल से और गहराई से। तो साथियों अब बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो भारत के थार के मरुस्थल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, थार के
मरुस्थल का हिस्सा है या भाग है, कह सकते हो कि इसी का एक पार्ट है, अर्थात इसी का एक हिस्सा है। क्या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भारत के थार के मरुस्थल का एक भाग है, और थार का जो मरुस्थल है वो किसका एक भाग है? तो थार का मरुस्थल जो है तो वो किसके अवशेष है? तो ये कह देंगे आप 33 सागर के अवशेष है, यानी थार का मरुस्थल 33 सागर के अवशेष है। और ये क्या है? ये है आपके ग्रेट पेलियो आर्केटिक, ग्रेट पेलियो आर्केटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। किसका भाग है? ग्रेट पेलियो आर्केटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। क्या? 33 सागर के अवशेष पड़ रहे, यानी थार का मरुस्थल जो पहले बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो भारत के थार के मरुस्थल का एक हिस्सा है, जो किसके अवशेष है? 33 सागर के अवशेष है। और इसकी उत्पत्ति यानी इनकी मेन बात करें तो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थलीय प्रदेश का ये सारा का सारा क्या है, यानी मेन मैं बात करूं तो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग ये है। अब मैं बात करूं कि ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल जो है ये कहां कहां पर फैला हुआ था। देखो ये है उत्तरी अफ्रीका, लिखते रहना साथ में, ये आपके उत्तरी अफ्रीका। उसके बाद में आप ये भी कह सकते हो फिलिस्तीन, उत्तरी अफ्रीका, फिलिस्तीन, अरब है, अरब कंट्री है, ईरान कंट्री है, अरब है, ईरान है। और भारत के कहां पर स्थित है ये? भारत के कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ? तो यह है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी ये उत्तरी अफ्रीका, फिलिस्तीन, अरब, ईरान भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में का पश्चिमी हिस्सा हो गया राजस्थान के बाद में याद रखना आपको हरियाणा HR, उसके बाद में आप याद रख लेना पंजाब, और एक आपके आता है गुजरात। यहां तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। इसी के साथ ये याद रखना कि इसका कुल क्षेत्र, अगर कुल क्षेत्र की मैं बात करूं तो राजस्थान में इसका कुल क्षेत्रफल है 1,73,000। इसका क्या है? क्षेत्रफल है जो क्या है फैला हुआ है। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल है इसका 1,75,000, राजस्थान में इसका कुल क्षेत्रफल है। और थार के मरुस्थल का अगर हिस्से की बात करूं तो टोटल याद रख लेना तो वो हो जाएगा 2,33,000, 2,33,000 प्रांत है वहां पर। तो ये राजस्थान के अंदर एक स्पेशली याद रखना पश्चिमी मरुस्थलीय यानी राजस्थान की जो सीमा बनाती है अंतरराष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा, उनके सहारे साल ये फैला हुआ है। सिंध प्रांत पाकिस्तान के में भी है। और इस थार के मरुस्थल को मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। पाकिस्तान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भी याद रखना आपको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान के अंदर। थार के मरुस्थल की अगर बात करें टोटली तो ये भारत के अंदर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो भारत के थार के मरुस्थल का एक हिस्सा है। और ये किसके अवशेष है? 33 सागर के अवशेष है। फिर अगर बात करें तो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है, ये सारा का सारा पड़ रहा है जो ये उत्तरी अफ्रीका, फिलिस्तीन, अरब, ईरान भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में फैला हुआ है। अब बात करते हैं इसका कुल क्षेत्रफल, तो 1,75,000 क्षेत्रफल है जो राजस्थान में इसका है 2,33,000 में से। बाकी जो शेष है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर ये फैला हुआ है। पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल को कहा जाता है साथियों चोलिस्तान। इसका क्षेत्र वापस बता देता हूं, राजस्थान में इसका क्षेत्रफल है वो 61.11% हिस्सा रखता है, अर्थात कई किताबों में आपको 62% भी मिलेगा। अगर जनसंख्या की बात करता हूं साथियों तो वहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। तापमान, तो साथियों अगर औसत तापमान की मैं बात करूं तो यहाँ पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान रहता है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर तापमान रहता है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपको सर्दियों का पूछ ले तो देखो 3 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी में हो जाता है, और गर्मियों में इसका तापमान बढ़कर आपके 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान सर्वाधिक हो जाता है। यह है आपके राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं। साथ ही साथ यह जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी एक विशेषता और है कि अगर आपके कंपटीशन में प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी क्या क्या विशेषता, तो साथियों आपने पढ़ा होगा यहाँ पर खनिज का भी बहुत ज्यादा भंडार मिल रहा है, प्राकृतिक गैसें भी मिल रही है। जैसे गुड्डा मालानी क्षेत्र, बाड़मेर जो क्षेत्र है वहां पर तेल बहुत ज्यादा निकल रहा है, जैसे मंगला है, भाग्य में, ऐश्वर्या है, ये जो तेल के कुएं है वो मिल रहे हैं। खनिज क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। खनिज के अंदर क्या आता है? प्राकृतिक गैसें है, प्राकृतिक तेल है। तो तेल तो बाड़मेर का याद रख लेना कि तेल बाड़मेर। और अगर आपके गैस के क्वेश्चन आए तो गैस जैसलमेर में ज्यादा है।
जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहां पर प्राकृतिक गैसे के भंडार मिल रहे प्रचुर मात्रा में। तेल के कुओं का क्वेश्चन लास्ट 2-3 सालों से कई बार पूछा जाता है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, पूनम, राजेश्वरी, ये मतलब क्वेश्चन पूछ जाते हैं किसके बाग है, तो प्राकृतिक तेल के। आपने पढ़ा होगा केरियन कंपनी के द्वारा अभी भी जैसे इसका उद्घाटन किया ही जाता हाल ही के अंदर। तो ये याद रखना है आपको कि किस किस तरीके से यहाँ पर खनिज क्षेत्र भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे जिप्सम है, ये भी पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है होगा थार के मरुस्थल की बात करें, अरावली में सर्वाधिक पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला हम पढ़ेंगे तो अरावली पर्वतमाला में खनिज का प्रचुर भंडार मिलेगा। जितने भी आप अरावली पर्वतमाला पढ़ोगे तो उसके अंदर, हालांकि तेल और गैस को ज्यादा याद रखना है कि थार के मरुस्थल एक अंदर एक हिस्सा रखता है। अब मैं आपको बात बताऊं वापिस, देखो जनसंख्या हो गई 40% निवास करती है क्षेत्र पर 10.11 या 62% हो गया। पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना था। वर्ग सेंटीमीटर के लगभग होती है। तापमान लगभग 22 सेंटीग्रेड होता है। अब अगर आपको यहाँ पर कह दिया जाए कि यहाँ पर मिट्टी कैसी है या मृदा कैसी है, तो साथियों मृदा आपको याद रखना मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है। मृदा क्या की रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपको साथ साथ के अंदर याद रखना है। फिर अगर मृदा के बाद में वनस्पति की बात करूं तो देखो वनस्पति जो होगी, वनस्पति वो कांटेदार होगी। सबको पता है कि थार के मरुस्थल में कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। कांटेदार मरुस्थल के अंदर देखो केजड़ी है, बबूल है, ये ज्यादा पाए जाते हैं। धोकड़ा है, आक है, ये ज्यादा क्षेत्र के अंदर इसके अंदर पाया जाता है। राजस्थान, उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ की फसलें कौन कौन सी होती है मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर, देखो प्रमुख फसलें जो होती है वो है बाजरा, सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का फसलों का क्या है, राजा है बाजरा। बाजरा हो गई, उसके बाद में क्या हो जाएगी आपके मोठ हो जाएंगे, मूंग हो जाएंगे, ग्वार हो जाएगा। ये क्षेत्र में सर्वाधिक ये फसलें पाई जाती है। इसके बाद इस क्षेत्र की अगर प्रमुख नदी की बात करूं तो साथ ही याद रखना इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है लूणी, आधी खारी आधी मीठी। राजस्थान में लूणी नदी का उद्गम स्थान नागपाड़ अजमेर से होता है। ये हम नदियों के अंदर पढ़ेंगे तो मेन नदी जो होगी वो लूणी होती है। साथ में अगर बात करें कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की और कुछ विशेषता है क्या, जी साहब, और इसकी यह विशेषता है कि इस जो क्षेत्र है यहाँ पर एक नहर बहती है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। सबसे इंपोर्टेंट याद रखना, इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी मरुस्थलीय के अंदर ज्यादा जल लेकर आती है, अर्थात यहाँ का जल उपयुक्त होता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। नहर इंदिरा गांधी नहर हो गई, लूणी नदी हो गई। इसके साथ में यहाँ पर एक वनस्पति रहित गांव है, वो भी याद रखना आपको, वो है समगांव। समगांव कहाँ है, समगांव वो हो जाएगा आपका जैसलमेर के अंदर वनस्पति रहित। और इसी गांव की विशेषता ये भी याद रखना, सबसे कम वर्षा यही होती है। सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछ लिया जाए तो जैसलमेर देना आपको, स्थान पूछ लिया जाए तो समगांव देना है आपको। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ के अंदर होती है। माउंट आबू की मिट्टी होगी, जिस तरीके का भौगोलिक प्रदेश होगा, जिस तरीके से वर्षा होगी साथियों, उसी तरीके से वहां का जो प्रमुख जैसे फसलें होगी, वहां की वनस्पति होगी, वहां का तापमान होगा। तो ये सब किस पर निर्भर करता है ये सब निर्भर करता है आपके भौतिक प्रदेशों के ऊपर। तो ये थी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय की कुछ प्रमुख बातें जो मैंने अभी आपको बताई थी। इससे लगभग हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं थार के मरुस्थल से, अरावली से 2-3, यानी मोस्टली आप ये बात करो तो 8-10 नंबर का जो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो डिटेल से पढ़ रहे हैं हम, तो साथियों साथ के साथ आप नोट करते रहना। वापिस देख लेते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो भारत के थार के मरुस्थल का एक भाग है। ये किसके उसे से थेटिस सागर के है। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूरी भाग ये टोटल जो है वो है, ये है उत्तरी अफ्रीका, फिलिस्तीन, अरब, ईरान, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में फैला हुआ है। राजस्थान में इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 है। इसकी टोटली बात करूं तो 2,33,000 की क्षेत्र बता दिया। पाकिस्तान में इस क्षेत्र को कहा जाता है थार के मरुस्थल को क्या कहेंगे, चोलिस्तान कहा जाता है। राजस्थान में इसका कुल क्षेत्र 61.11 है, 62% कह सकते हो। जनसंख्या 40% निवास करती है। तापमान, औसत तापमान की बात करो तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सर्दियों की बात करो तो 3, गर्मियों में 48 से 49 के बीच में पारा रहता है। मृदा रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति कांटेदार पाई जाती है। फसलें बाजरा, मोठ, मूंग, गवार ये होगी। नदी प्रमुख है, इसकी लूणी नदी है। इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर बहती है। सबसे कम वर्षा समगांव जैसलमेर के अंदर बहती है। और यहाँ पर अगर एक और बात बता देता हूँ, जैसलमेर का राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगर प्रश्न पूछ ले थार के मरुस्थल का प्रमुख उद्यान, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यह यहाँ तक एक बार नोट कर लो। फिर आगे चलते उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटेंगे और डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो।
तो दोस्तों अब करते हैं हम बात उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में पढ़ेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इससे पहले मैं थोड़ी और बता दूं आपको, थार का मरुस्थल अर्थात मरुस्थलीय प्रदेश का राजस्थान में जो हिस्सा है इसके बारे में थोड़ी बातें भूल गया था। इसमें आपको वर्षा याद रखनी है 50 सेंटीमीटर तक। इसे भारतीय महान विभाजक वर्षा रेखा भी कहा जाता है, यानी 50 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है इसके अंदर टोटल याद रखना 25-50, यानी वर्षा होती है इसके अंदर टोटल वो होती है 50 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है वो होती है यहां तक। यानी राजस्थान का इस तरीके से अगर मैं नक्शे की बात करूं पतंग आकार में तो इस तरीके से ये है, तो इसके अंदर क्या होगा इस तरीके से, तो ये 50 सेंटीमीटर जो विभाजन करती है वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर जो होती है वो जल विभाजन रेखा कहलाती है। याद रखना इसकी वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसी के साथ इसके अंदर जो प्रमुख बात करेंगे तो इसके जिले पूछ लिए जाते हैं कई बार, जैसे लास्ट एलडीसी क्वेश्चन पूछा गया था कि थार के मरुस्थल में जिले कितने आते हैं, तो जिलों की संख्या याद रखना आपको 12 जिले आते हैं इसके अंदर। 12 जिलों में आपको याद रखना है एसबीबीजे 4, तो एसबीबीजे हो जाएंगे अर्थात श्री गंगानगर, एस यानी श्री गंगानगर, बी यानी हो जाएगा आपके बाड़मेर, बी यानी बीकानेर और उसके बाद में जे यानी जैसलमेर। 4 जिले तो ये याद रख लो आप। देखो एक छोटा सा ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है एसबीबीजे 4। 3 जिले आपको याद रखना शेखावाटी प्रदेश का, कौन कौन से, चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश में 4 जिले आते हैं क्षेत्र विशेष की बात करूं तो 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 4 3 7, टोटल जिलों की संख्या कितनी है 12। एक याद रखो 8वां जिला होगा हनुमानगढ़, 9वां जिला होगा आपके जोधपुर हो जाएगा, 10वां जिला हो जाएगा हमारा आगे देखो नागौर हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट 11वां जिला की बात करूं तो हो जाएगा आपका पाली और लास्ट में हो जाएगा आपका जालौर। ये याद रखना आपको, मोस्टली 12 जिले इसके अंदर आते हैं। यानी थार के मरुस्थल या मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कितने जिले आते हैं 12 जिले आते हैं। 12 जिलों को बांटेंगे हम इसके अंदर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर एसबीबीजे 4, शेखावाटी के 3, उसके बाद ये हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली व जालौर, ये 4 जिले 5 जिले ये हो गए। तो इसके देखो 5 और 4 9 3 12 जिलों के बारे में मैंने अभी तक आपको बता दिया। इसके बाद आपको पूछ लिया जाए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे आदर स्थान, तो रानीवाड़ा जालौर याद रख लेना एक बार, रानीवाड़ा जालौर साथ ही साथ नोट करते रहना आप साथियों। तो ये था। इसके बाद आपको ये दिया जाए कि राजस्थान का जो ये मरुस्थल है इसकी और क्या विशेषता, तो देखो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता भी याद रखना, सर्वाधिक जन घनत्व यानी 103 घनत्व वाला, यानी सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थलीय प्रदेश अर्थात यही है, सबसे ज्यादा जनघनत्व यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद में देखो डेजर्ट ब्लॉक है पूरे भारत के अंदर, उसके अंदर देखो लगभग आपके 85 के करीब डेजर्ट ब्लॉक यही है राजस्थान के अंदर, यहाँ पर डीपीपी कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके बाद सबसे नवीन मरुस्थल की बात करें तो भी ये राजस्थान का ये, तो ये थी प्रमुख इसके बारे में कुछ बातें जो रह गई थी। साथ ही साथ साथियों इसकी अगर और बातें करें तो इसके अंदर जैसे आपके वृक्ष पाए जाते हैं वो बता दिया आपको। इसके बाद देखो आपको एक आपके हेनसांग थे, चीनी यात्री हेनसांग ने इसको गुजरातरा कहा था, इस प्रदेश को हेनसांग ने कहा था गुजराता। और ईश्वरी प्रकाश थे, ईश्वरी प्रकाश, उन्होंने कहा था रूस प्रदेश, ये भी याद रखना रूस प्रदेश ईश्वरी प्रकाश ने कहा था। चीनी यात्री हेनसांग थे तो उन्होंने कहा था गुजरातरा प्रदेश कहा था, ये भी याद रखना किसको, मरुस्थलीय प्रदेश को कहा था। साथ ही साथ में ये याद रखना आपको यहाँ पर कांटेदार मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट साथियों इसी के अंदर हम चर्चा करते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर याद रख लेना 20 से 40 या 50 के करीब बारिश होती है। इसका जो मेन जिले की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जिला याद रखना वो आपका है जैसलमेर। मैंने बताया था जैसलमेर का जो समगांव है, समगांव की क्या विशेषता है, सबसे कम यानी 0 के बराबर यह बारिश होती है, इसी के कारण यह वनस्पति रहित भी गांव कहा जाता है। समगांव जैसलमेर सबसे कम वर्षा होती है इस क्षेत्र के अंदर। इसके बाद इसका बीकानेर भी कह सकते हो, इसके अंदर कौन कौन से जिला आते हैं देखो जैसलमेर में, बीकानेर तो मेन याद रखना ही आपको। जैसलमेर वेरी इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद नागौर का कुछ हिस्सा आएगा 1/4 के करीब, चूरू आएगा इस क्षेत्र के अंदर, जोधपुर का कुछ हिस्सा आएगा। ये प्रमुख कुछ कुछ हिस्से आते हैं इसके अंदर। ये याद रखना आपको, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर वर्षा बहुत कम होती है, दोहरे पाए जाते हैं, स्थानीय भाषा में दरियन कह दो, दोहरे कह दो, रेत के टीले, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो बाकी 12 जिले बताए थे, इनमें से जो इनके कुछ शेष बचे वो भाग, और जैसलमेर और बीकानेर को कुछ हिस्सों को छोड़, जैसलमेर को बीकानेर को छोड़ दो, इन जिलों के कुछ शेष भाग और बाकी जिले जिन्हें मैंने नहीं लिखा यहाँ पर वो आएंगे अर्धशुष्क में। तो साथियों एक बार के लिए मैं यहाँ पर अर्धशुष्क को मिटा देता हूं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताता हूं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश क्या होता है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश वो होता है जहां पर 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ का जो मेन जिला की बात करूं तो जैसलमेर जिला हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। बीकानेर, नागौर, चूरू, जोधपुर के कुछ हिस्से इसके अंदर आते हैं। बीकानेर भी कह सकते हो कि टोटल जैसलमेर की तरह है इसके अंदर इंक्लूड। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आकलवुड याद रखना आपको, जैसलमेर का जुरासिक पार्क जैसे आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो देखो, इसको 2 भागों में वापिस पढ़ेंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे। किसको? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को वापिस 2 भागों में बांटेंगे। एक तो होता है साथियों आपके बालू का स्तूप, एक तो होगा युक्त यानी जहां पर बालू का स्तूप सर्वाधिक पाई जाती है, एक होता है बालू का स्तूप मुक्त। 2 भागों में पढ़ेंगे इसको, एक तो होगा बालू का स्तूप युक्त, एक होगा बालू का स्तूप मुक्त। जहां पर बालू का स्तूप मुक्त होगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बालू का स्तूप युक्त होता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नाचना जो गांव है जैसलमेर का वो भी याद रखना, इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख बातें वो मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटकर इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, इसके बारे में कौन कौन सी क्या क्या हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो साथियों नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को वापिस 2 भागों में बांटता हूं आपके। एक तो हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त हो जाएगा, एक हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त। 2 भागों में पढ़ेंगे। बालू का स्तूप युक्त क्या होता है, बालू का स्तूप मुक्त क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो एक बार आप लिखना चाहो तो लिख लो। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बालू का स्तूप और बालू का स्तूप युक्त व मुक्त। इसकी टोटली बात करूं तो याद रखना 58.50 अर्थात 58.50% जो है इसका हिस्सा है। और इसका याद रख लेना आपको 50% हिस्सा किसका है, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त। पहले मैं बात बता देता हूं, मरुस्थलीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में पढ़ेंगे। बालू का स्तूप, हालांकि इसको कई भूगोल वर्तों ने इसको और बांटा है 2 भागों में, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं। देखो इसको बालू का स्तूप युक्त के अंदर पहले आपको याद रखना है बरखान क्या होता है। देखो इस क्षेत्र की अगर बात करूं तो यहां पर सर्वाधिक बालू का स्तूप युक्त वे होते हैं जो रात को हम देखते हैं तो टीले रेत के टीले होते हैं, लेकिन सुबह हम उठकर देखते हैं तो टीले कहीं और दिखाई देते हैं। यानी रेत के टीले सर्वाधिक जिस स्थान पर पाए जाएंगे, युक्त का अर्थ होता है जहां पर पाए जाएंगे, रेत के टीले जिस स्थान में पाए जाएंगे उसे बालू का स्तूप युक्त कहा जाएगा। जहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाएंगे, अर्थात सामान्य भाषा में कह सकते हो रेत के टीले नहीं होगा, तो वो हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त। उसका हिस्सा आपके 14.50 और इसका है 58.50। बरखान किसे कहते हैं, देखो साथियों ये वास्तविक जो बालू का स्तूप होते हैं उससे कहा जाता है बरखान कहा जाता है। और यहाँ पर देखो बालू का स्तूप के जो रेत के टीले हैं उनको क्या कहते हैं, हम टीले कहते हैं। स्थानीय भाषा में जैसलमेर वाले लोग इसको दरियन भी कह सकते हैं, रेत के टीले भी कह सकते हैं, दोहरे भी कह सकते हैं। ये रेत के टीले होते हैं, इनके नाम होते हैं। उसके बाद है सीप जो होते हैं, सीप का याद रखना, वायु के विपरीत जो बहते हैं उसे सीप कहा जाता है। वायु के जो विपरीत बहते हैं उसे क्या कहा जाता है साथियों, सीप कहा जाता है। इसके साथ में पवनानुवर्ती क्या होती है, पवनानुवर्ती जो होती है वो होती है रेखीय, इतना याद रखना, रेखीय बालू का स्तूप जो होते हैं उसे पवनानुवर्ती कहा जाता है। उसके बाद में साथियों अनुदैर्ध्य क्या कहलाते हैं, एक याद रखना आपको, अनुप्रस्थ किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो प्रस्थ जो अनुदैर्ध्य होते हैं वो होगी आपके समकोण काटते हुए
वायु की दिशा में समकोण काटते हुए क्या कहलाते हैं आपके, वायु की दिशा में समकोण काटते हुए पश्चिम मरुस्थलीय को बांट कर पढ़ते हैं तो हो जाएगी अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ होगी लंबवत, अनुप्रस्थ हो जाएगी लंबवत, जो होते हैं उसे अनुप्रस्थ कहते हैं। अनुदैर्ध्य समकोण कहलाता है। पवनानुवर्ती रेखीय सीप वायु की दिशा में विपरीत बरखान, वास्तविक बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। अगर आपके प्रश्न इस तरीके से पूछ ले कि सर्वाधिक, ये जो जितने भी अलग अलग प्रकार है बालू का स्तूपों को, तो हर एक प्रकार के कहां पर मिलेंगे, कौन सा जिला है जहां पर हर एक प्रकार के बालू का स्तूप मिलेंगे, तो याद रखना जोधपुर में हर एक टीले मिल जाएंगे आपको, जोधपुर जो जिला है वहां पर। अब यह बालू का स्तूप मुक्त जो है उसका हिस्सा आता है 41.50। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक तो ये याद रखना, 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां है। यहां पर क्या होता है कि 56 की पहाड़ियां कहां है, बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां है, याद रखना साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण है। 56 का मैदान बताया था, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है, उसे 56 का मैदान कहा जाता है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर। बालू का स्तूप मुक्त के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, हम्मादा क्या होता है, हम्मादा पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। हम्मादा होता है साथियों पथरीला मरुस्थल का एक ऐसा स्थान होता है जहां पर पथरीला मरुस्थल का जो प्यालेनुमा झील बन जाती है, अर्थात हम्मादा। कहां पर मिलेगा हम्मादा, देखो एक तो याद रखना बालोतरा कहां है, बाड़मेर में। ये एक संगम पूछ लिया जाता है, स्थान पूछकर हम्मादा का स्थान बालोतरा बाड़मेर। फड़ौदी पूछ याद रखना, 3 जिलों में महत्वपूर्ण है, फड़ौदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, फड़ौदी, जोधपुर और एक आपके जैसलमेर, जैसलमेर बाड़मेर, अर्थात बालोतरा बाड़मेर फड़ौदी जोधपुर और जैसलमेर के अंदर जैसे हम्मादा जो स्थान है वो भी आपको याद रखना कि यानी अर्थात बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन जो क्षेत्रों के अंदर विशेष के अंदर जो पथरीला मरुस्थलीय पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, हम्मादा कहा जाता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं बालू का स्तूप के अंदर हो गया, क्या बातें थी, बालू का स्तूप मुक्त के अंदर हो गया। अब मैं बताता हूं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की और कौन कौन सी बातें जो हमें याद रखने लायक है या कंप्यूटेशन में इसके बारे में क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। शायद इसके अंदर जैसलमेर में पोखरण याद रखना आपको साथ में। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं और इसकी महत्वपूर्ण शुष्क मरुस्थल प्रदेश की कौन कौन सी बातें होती है। तो साथियों इसके अंदर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक तो याद रखना है लाटी सीरीज। लाटी सीरीज क्या है, मोहनगढ़ पोखरण के बीच 80 मीटर और 60 मीटर याद रखना, 80 मीटर लंबी 60 मीटर चौड़ी, लंबाई और चौड़ाई के आधार पर एक इस तरीके की एक पट्टी है, उस पट्टी को कहा जाता है लाटी सीरीज, जहां पर क्या उगाया जाता है, घास उगाया जाता है। तो घास उगता है यहाँ पर, गोड्डावण की पीढ़ी घास से उगती है यहाँ पर, गोड्डावण। तो याद रखना लाटी सीरीज एक विशेष प्रकार का एक स्थान है जहां पर 80 मीटर के समथिंग तो ये आपके लंबी हो जाएगी और 60 मीटर चौड़ी अंदर बहती हुई धारा होती है, अर्थात जल पट्टी है, उसको कहा जाता है लाटी सीरीज, जल पट्टी है भूगर्भिक, जिसके यहाँ पर याद रखना ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कर्ण है, दामन है, अंजन है, ये क्या है, ये प्रमुख घासों के प्रकार है। लाटी सीरीज बाद के अंदर एक याद रखना आपको पीवड़ा। पीवड़ा क्या होता है, जैसलमेर की कुछ शब्दावली बता रहा हूं मरुस्थलीय प्रदेश की। पीवड़ा होता है एक सांप, तो पीवड़ा सांप जो होता है वो क्या करता है कि यहाँ पर इस विशेष क्षेत्र का जो एक सांप होता है जो यहाँ के क्षेत्रों में पाया जाता है, वो व्यक्तियों के कहा जाता है कि सांस में सांस लेकर वो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति सो रहा होता है तो इसकी चेस्ट पर बैठ जाता है, छाती पर बैठ जाता है, अपनी सांस को उस व्यक्ति की सांस में सांस दे देता है और जहर फैला देता है। तो एक पीवड़ा विशेष प्रकार का सर्प होता है। उसके बाद में याद रखना आपका चांदन नलकूप। चांदन नलकूप जैसलमेर में ही है, एक नलकूप है चांदन नलकूप, मीठा पानी आता है चांदन नलकूप, जिसे थार का गड़ा कहा जाता है, थार का गड़ा कहा जाता है। चांदन नलकूप लाटी सीरीज विशेष प्रकार का भूगर्भिक पट्टी है, उसको लाटी सीरीज कहा जाता है, 80 मीटर लंबी 60 मीटर चौड़ी, जहां पर प्रमुख रूप से आप ये कह सकते हो यहाँ पर घास उगती है, जैसे करड़, अंजन, दामन, इस तरीके की ये घासों के प्रकार है। उसके बाद में पीवड़ा एक विशेष प्रकार का यहाँ सर्प पाया जाता है। चांदन नलकूप थार का गड़ा कहा जाता है। इसके बाद अगर मैं इस बड़े तौर पर इसकी बात करूं साथियों तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जैसे एक बजादा भी याद रखना, पथरीला मैदान जहां पर वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है, बजादा हो गया, हम्मादा की तरह होता है बजादा। इसके बाद अगर और लाटी सीरीज, पीवड़ा, चांदन नलकूप, बजादा। इसके बाद जैसलमेर के अंदर और इस क्षेत्र विशेष की अगर बात करें
तो एक आपको याद रखना है साथियों, यहां पर प्याला, प्याला क्या है? प्याला यहां पर क्या होता है कि वर्षा होती है, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि 33 सागर के अवशेष तो है ही, वो पानी खारा हो जाता है और खारा होने के बाद जो झील का आकार ले लेता है उसे प्याला कहा जाता है। तो यह था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था, इसके बारे में प्रमुख बातें पढ़ी। इसके अंदर और भी कई आते हैं, आप पढ़ोगे तो हर एक इसके अंदर बहुत गहराई तक दिया गया। तो आपको मेन ये पूछा जाता, जैसे एक तो चांदन नल को पूछा जाता, थार का पेड़ा लाठी सीरीज भूगर्भिक पट्टी कहलाते हैं, मोहनगढ़ पोखरण के बीच 60-80 मीटर लंबी 60 मीटर चौड़ी, याद रखना घास की यहाँ पर घासें पाई जाती है, घास उगाई जाती है, जैसे करड़ है, अंजन है, दामन है, ये घासें होती है। पीवड़ा विशेष प्रकार का सरप है। एक आपको याद रखना है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है राजस्थान के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट, सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साथियों मावठ। मावठ होती है वो सर्दियों में विशेष प्रकार से, यानी ये पश्चिमी विषुवों से बारिश होती है और सर्दियों में यह वर्षा क्या होती है? अर्थात कौन सी मावठ कौन सी ऋतु में होती है? सर्दियों में होती है। पश्चिमी विषुवों से आने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखना, मावठ क्या है, बजादा क्या है, प्याला क्या है साथियों। तो ये हो गया आपके मेन इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद हम पढ़ेंगे साथियों आपके अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में कौन सी बातें जो हमारे एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। तो साथियों नेक्स्ट चलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल और उसके बारे में। तो साथियों पढ़ते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बारे में क्या होता है। यहां पर देखो 25 सेंटीमीटर वर्षा तो होती है मरुस्थलीय तक, और अरावली रेखा के बाद 50 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके अंदर होती है। साथ ही साथ इसकी अगर और बात करें तो यहाँ का इसका कुल क्षेत्र पूछ लिया जाए तो 75,000 वर्ग क्षेत्र है इसका। वर्षा 25 सेंटीमीटर तो मरुस्थलीय के तहत होती है, मरुस्थलीकरण जहां तक होता है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला के बाद 50 सेंटीमीटर। अब अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे कि इसके भी 4 भाग पाए जाएंगे। बाकी जो शेष जिले बचते हैं उनके बारे में बताएंगे आपको, कौन से जिले अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता। तो देखो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पहला पढ़ेंगे हम, भाग में होगा गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान कह सकते हो। गग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, याद रखना उद्गम होता है, गग्गर नदी का उद्गम होता है। तो गग्गर का मैदान। 2 नंबर पर हम पढ़ेंगे शेखावाटी क्षेत्र या अंत्य शेखावाटी क्षेत्र जो होगा उसके अंदर पढ़ेंगे कि शेखावाटी क्या है। नागौरी उच्च भूमि कह सकते हो, नागौरी उच्च भूमि। उसके बाद हम पढ़ेंगे देखो गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेनिस कह सकते हो आप इसको। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को वापिस देखो, 1 नंबर पर हम पढ़ेंगे गग्गर का मैदान, 2 नंबर पर हम पढ़ेंगे शेखावाटी प्रदेश, 3 नंबर पर पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि, 4 प्रदेश पढ़ेंगे गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेनिस। अब साथियों गग्गर का मैदान, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली बात है आपको याद रखना। गग्गर का मैदान में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना आपको, एक तो यहाँ पर गग्गर नदी बहती है। राजस्थान की अंत्य प्रवाही नदियों में सबसे बड़ी कह सकता हूं मैं गग्गर नदी, सबसे इंपॉर्टेंट है गग्गर नदी, जिसका आपको वैदिक काल में भी इसका आपको क्या मिल जाएगा, वर्णन मिल जाएगा गग्गर नदी। गग्गर नदी जो है, गग्गर नदी में अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए इस तरीके से कि गग्गर नदी में भारी उफान आ जाए और वर्षा के कारण तो बाढ़ आएगी, तो कौन सा स्टेशन है या कौन सी जगह जो डूब जाने के कगार में हो जाती है? हनुमानगढ़ जो जंक्शन है उसकी याद रखना। हनुमानगढ़ के अंदर, शहर के अंदर जो जंक्शन है वो डूब जाने के कगार पर आता है, इतनी ज्यादा ढाल है यहाँ पर। गग्गर नदी हनुमानगढ़ में गंगानगर सबसे इंपॉर्टेंट बाद में याद रखना। उसके बाद गग्गर नदी आपके पाकिस्तान के अंदर पोर्ट के पास होते हुए निकल जाती है। गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान का जो अदर गग्गर नदी जो है वो बाकी, एक तो याद रखना आपको साथियों क्या, एक तो बग्गी वे नाली, यानी गग्गर नदी के पाट को तो कहा जाता है नाली, गग्गर नदी के पाट को क्या कहा जाता है? नाली। और इसका जो उपजाऊ भूमि है उसे कहा जाता है बागी। ये याद रखना आपको साथियों इंपॉर्टेंट। फिर है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश के अंदर जिलों की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, ये जिले विशेष प्रकार से आते हैं। शेखावाटी प्रदेश में अरावली पर्वतमाला भी आएगी बाद में,
लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, कांकली नदी, झुंझुनू जिले को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांकली नदी। उसकी कुल लंबाई याद रखो, रख लेना 100 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई होती है। यहाँ पर स्थानीय भाषा में जो कुएं होते हैं, कुएं, उसे कहा जाता है जोहड़, जोहड़ कहा जाता है। और ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को कहा जाता है बेरा। याद रखना, इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसकी। नागौर की अगर मैं बात करूं, नागौरी उच्च भूमि, नागौर शिक्षा ज्यादा होता है। एक तो यहां पर ये याद रखना, इसको कुब्बड़पट्टी जिला कहा जाता है, कुब्बड़पट्टी जिले। कुब्बड़पट्टी क्या था? 10 ppm, मतलब फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है यहाँ पर। और अजमेर व नागौर को कहा जाता है, कई बार कंपटीशन में प्रश्न आ चुका है, कुब्बड़पट्टी जिलों का नाम बताओ। तो आपका एक तो है अजमेर जिला, एक नागौर जिला जो है वो कुब्बड़पट्टी क्षेत्र के अंदर आता है, यानी कुब्बड़पट्टी जिले। कुब्बड़पट्टी का कारण क्या होता है साथियों कि कुब्बड़ हो जाते हैं, कुबड़ी आ जाती है, यानी धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू एज आदमी फ्लोराइड युक्त पानी पिएगा। फ्लोराइड क्या होता है? दांत पीले, हड्डी जाम, फ्लोराइड की ये पहचान। क्या होता है कि आदमी के खारे पानी ज्यादा होगा पीने में, तो उसकी जो हड्डियां होगी वो टेढ़ापन आ जाएगा। और हम देखते हैं कि किसी वर्दी व्यक्ति को देखते हैं, बुढ़े आदमी को देखते हैं, तो उसके हाथ में लाठी होती है और तिरछा हो जाता है, जिसकी औसत जो लंबाई होती है वो टेढ़ापन हो जाता है, और इसी के कारण इसको कुब्बड़पट्टी जिले कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ के क्षेत्र थावड़ा के करीब ऐसा कहा जाता है, हसोर थावड़ा के करीब हरे कबूतर पाए जाते हैं। यहाँ पर हरे कबूतर भी पाए जाते हैं यहाँ पर नागौरी उच्च भूमि के अंदर। हरे कबूतर क्यों? कि एक और कहां पर पाए जाता है हरे कबूतर? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर भी हरे कबूतर आपके पाए जाते हैं। साथियों, ये थी आपके राजस्थान के नागौरी उच्च भूमि के बारे में प्रमुख बातें। इसके बाद में साथियों अगर मैं बात करूं, सरवा की गांव पूछ लिया जाए, खारा आसरवा गांव, वो भी आपको साथ में याद करो तो करते रहना। नागौरी उच्च भूमि के बाद में पढ़ा रहा हूं गोडवाड़ प्रदेश या लूणी नदी। यहाँ पर लूणी नदी का प्रभाव होता है, नागपाड़ अजमेर से इसका प्रभाव होता है, नागपाड़ अजमेर। लूणी बेनिस बहती है, पहाड़ी क्षेत्र है सर्वाधिक। और अजमेर को आप ये देखोगे कभी, अजमेर का जो मेन क्षेत्र है उसको कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश, या फिर आप कह सकते हो लूणी बेनिस क्षेत्र कह सकते हो, गोडवाड़ प्रदेश। और अगर कहे कि लूणी नदी का प्रभाव होता है, नागपाड़ है, और इससे कोई इंपॉर्टेंट और कोई क्वेश्चन बनता नहीं, तो आपको वापस याद रखना, अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में पढ़ेंगे। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी भूमि और गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेनिस प्रदेश। यहाँ पर धीरे धीरे फिर आपके नागपाड़ आ जाता है। उसके बाद में आपके जैसे तारावाटी, वो तारागढ़ की चोटी है। तो इस तरीके से ये थी आपकी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बारे में प्रमुख बातें। अर्ध शुष्क को पढ़ा था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारिया हाड़ौती का पठार। तो साथियों, ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।